सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब पृष्ठ संख्या 59 से आरंभ करेंगे। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और सबके उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुर्स के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखे। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। यहाँ बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को अर्थात लेखक को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह कहने के लिए कुछ और है पर वास्तव में कुछ और है। वह शिक्षा व्यवस्था लेखक के बड़े भाई साहब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि हमें कह दिया जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने रख लीजिए, हाथ में कलम ले लीजिए और सोचते रहिए कि 4 पन्ने इस समय की पाबंदी पर कैसे लिखेंगे। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है अर्थात धैर्य आता है। दूसरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं और उसकी कारोबार में उन्नति भी होने लगती है। लेकिन जरा सी बात के लिए हम 4 पन्ने कैसे लिखें? कहने का तात्पर्य ये कि जो वाक्य या जो बात 2 या 3 वाक्य में या एक वाक्य में कही जा सकती है तो उसके लिए 4 पन्ने लिखने की आवश्यकता ही क्या है? यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जानबूझकर हमें कोई बात ठूसने के लिए या जबरदस्ती कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। बड़े भाई साहब की नज़र में यह एक तरह का अत्याचार है। वे ये भी कहते हैं कि संक्षेप में लिखने के लिए कहा जाता है, तब हमें कहा जाता है 4 पन्ने का लिखिए, नहीं तो पता नहीं 100-200 पन्ने हमें लिखने के लिए दे देते हैं। बड़े भाई साहब ये भी कह रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझता है, लेकिन इन अध्यापकों, इन शिक्षकों को कौन समझाए कि वे छात्रों पर कितना अत्याचार करते हैं। अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है और उस पर अध्यापक स्वयं को यह दावा करते हैं कि वह अध्यापक है। बड़े भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि जब मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हें ये सब सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव, अर्थात तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी कक्षा में आने पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मुझे। इसलिए मेरे छोटे भाई, भले ही मैं फेल हो गया हूँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए, अर्थात हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। स्कूल का समय निकट था
नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। यहाँ लेखक कह रहा है कि स्कूल का समय बहुत करीब था, बहुत पास था। पता नहीं अगर स्कूल का समय निकट नहीं होता तो बड़े भाई साहब कितनी देर तक मुझे यह उपदेश सुनाते रहते। लेखक को आज भोजन में कोई स्वाद नहीं मिल रहा है। वह यही सोच रहा है कि अगर मैं पास हो गया तो मेरा इतना तिरस्कार किया जा रहा है, इतनी बेइज्जती की जा रही है, इतना डांट सुनने को मिल रहा है। अगर फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब उसके प्राण ही ले लेते। बड़े भाई साहब ने जो अपनी कक्षा का भयंकर चित्र उसके सामने रखा, इस कारण लेखक बहुत डरा हुआ था। वह स्कूल छोड़कर घर नहीं भाग गया, यही बहुत ताज्जुब की बात थी, बहुत आश्चर्य की बात थी। परंतु इतना कुछ सुनने के बावजूद भी उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसकी जो रुचि जो थी जो पहले की जैसी ही बनी रही, अर्थात पुस्तकों का पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। वह अभी खेलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी परंतु बहुत कम, इतना कि हर रोज़ का वह काम पूरा कर सके और उसको कक्षा में जलील ना होना पड़े, अर्थात बेइज्जती ना झेलना पड़े। बड़े भाई साहब के उपदेश के कारण लेखक के ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह विश्वास अब धीरे धीरे लुप्त हो गया, अर्थात गायब हो गया और फिर वह चोरों का सा जीवन जीने लगा। कहने का तात्पर्य ये कि वह चुपके से खेलने के लिए बाहर जाता और चुपके से फिर वापस आता। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। यह भाग कहानी का तीसरा भाग है। इसमें फिर से सालाना इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है और कुछ ऐसा संयोग बनता है कि लेखक फिर से पास हो जाता है और उसका बड़ा भाई फिर से फेल हो जाता है। लेखक आश्चर्य में रहता है क्योंकि उसने इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं किया होता है और फिर भी न जाने कैसे वह कक्षा में अव्वल आ जाता है। उसके बड़े भाई साहब बहुत मेहनत किए रहते हैं, प्राणांतर मतलब प्राण निकलने तक मेहनत किया था, फिर भी बेचारे फेल हो गए। जब नतीजा सुनाया जाता है तो बेचारे रोने लगते हैं और यह देखकर लेखक भी रोने लगता है। लेखक को पास होने की खुशी आधी लगने लगती है। लेखक यही सोचता है कि अगर मैं भी फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब इतने दुखी नहीं होते, परंतु विधि की बात, विधि के विधाता का जो विधान है उसको कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ
और इतने अच्छे नंबरों से। लेखक कह रहा है कि उसके पास होने जाने पर और भाई साहब के फेल हो जाने पर बस केवल एक दर्जे का, एक कक्षा का अंतर रह गया, और इस कारण लेखक के मन में एक बुरी भावना जाग जाती है और वो सोचता है कि अगर अगले साल भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और मैं पास हो जाता हूँ तो वह बड़े भाई साहब की कक्षा में पहुँच जाएगा। तब उसके बड़े भाई साहब किस आधार पर उसको डांटेंगे, परंतु लेखक इस बात को अपने मन से बलपूर्वक निकाल देता है और वह सोचता है कि बड़े भाई साहब मुझे जो डांटते हैं उसके पीछे मेरा भला ही है। यह उनके डांट का ही नतीजा है कि मैं दनादन एक के बाद एक कक्षा पास करते चला जा रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।